हेलो 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 बच्चा बैठी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। है नहीं है बढ़िया? बहुत बढ़िया बात है भाई, आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा। मैं आपका अपना हिमांशु सर लेके आ चुका हूँ एक और मज़ेदार सा सेशन जिसका नाम है भाई फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। चल रहा था, एक सेशन उसका कंप्लीट हो चुका है और आज है उसका दूसरा सेशन। उसमें भी बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा सेशन में। और मैं बता दूं, आज हम डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में, और इरेगुलर शेप की वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पिछली क्लास में थोड़ा सा फिजिकल मेजरमेंट के आपको बारे में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उन्हें आप कैसे नापते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। आज एक फिजिकल क्वांटिटी पकड़ ली हमने, वॉल्यूम, और उसकी इरेगुलर शेप की जो बॉडी होती है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास एक पेन स्टैंड है, इसकी मुझे वॉल्यूम नापनी है, कैसे नापूंगा, है ना। मेरे पास ये है ना स्टेपलर, इसका मुझे वॉल्यूम नापना है, ये कैसे नापूंगा। मेरे पास कुछ भी है रेगुलर शेप का है तो उसका वॉल्यूम नापना मुझे आना चाहिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ सरल सा मेथड, यानी इजी सा मेथड बताने वाला हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना ऐसी मज़ेदार एजुकेशनल वीडियो लेके मैं हमेशा आपके लिए आता रहता हूँ। और हिमांशु सर आपको पता है ना, मज़ेदार बातें बताते हैं भाई। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ स्विट्ज़रलैंड में। इंडियाज़ मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन है। 100% लाइव इंटरेक्शन क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। और अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो बेटा एक बैच में 6 स्टूडेंट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होंगे, और 1-on-1 का भी ऑप्शन आप चाहते हैं तो मुझसे बिल्कुल 1-1 लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम आपके पास मौजूद रहेगी जो आपकी हेल्प करेगी, डाउट्स को सोल्व करेगी। बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं हम आपको, और आप भी मत छोड़िए हमारा पीछा। सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, जितना इस आपका स्कूल का सिलेबस होगा, और बड़े ही इंटरेक्टिव वे में ख़त्म होगा, मैं बता रहा हूँ। और डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये कुछ की फीचर्स आपको स्विफ्टलैंड में देखने को मिलेंगे। जाना कहाँ है, थोड़ा सा और जानना है अगर स्विफ्टलैंड के बारे में, तो www.swiftland.com पर जाइएगा और सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए और डेमो क्लास बुक कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। स्विफ्टलैंड एकेडमिक टेस्ट सीरीज़ है जहाँ पर आप नेशनल लेवल अपना स्कोर देखते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जितना आप दे सकते हैं टेस्ट दीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। सब्जेक्टिव टेस्ट जैसे होते हैं स्कूल्स एग्ज़ाम में, वैसे ही सब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पर भी होने वाले हैं। तो बेटा बिल्कुल तो हम पीछा आपका छोड़ने वाले ही नहीं है। डेली बेसिस पर क्लासेस होंगी और आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास भी और आपके पास भी बिल्कुल पहुंच जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई शिकायत नहीं करेंगे हम आपकी, समझ रहे मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करा है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ना ऑल का ऑप्शन होगा, ऑल पर टैप करना, जिससे सारी नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास बिल्कुल पहुँच जाएँ। तो भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का आज है सेकेंड सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, ये सारी बातें, यानी मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स। यानी जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ का आपको वॉल्यूम मेजर करना है। इरेगुलर शेप है भाई, रेगुलर शेप का तो आपको पता है। से अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल बोर्ड ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम बात करें किसी भी क्यूबॉइड का तो एल इंटू बी इंटू एच कर दीजिएगा। अगर क्यूब की बात करते हैं तो साइड इंटू साइड इंटू साइड कर दीजिएगा। तो ये तो रेगुलर शेप है। लेकिन इरेगुलर शेप जैसे मैंने आपको दिखाया स्टेपलर, इसका वॉल्यूम पता करना है। इसकी कोई डेफिनेट शेप है क्या, नहीं है भैया, दिखी नहीं रही। मतलब क्या है, ये कोन है, ये रेक्टेंगल है, या एक सिलेंडर है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी रेगुलर शेप्स को अगर आप वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका मेथड आज हम करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है वो मेथड, उसके बारे में हम आपको पूरा ज्ञान देंगे। और मेजरमेंट ऑफ एरिया, आप इरेगुलर शेप्स का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी बताएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड से एरिया कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिकॉलिंग पार्ट कर लेते हैं जो पिछली क्लास में हमने करा था। वॉल्यूम और कैपेसिटी का बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके फटाफट से बता दीजिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम और कैपेसिटी में मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए, सो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो आप आराम से मेजर कर सकते हो। क्या आप इमोशंस को मेजर कर सकते हो, सैडनेस, हैप्पीनेस? नहीं, बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। सो दोज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूँ, मैं हाइट की बात करूँ, मैं विड्थ की बात करूँ, ये आप मेजर कर सकते हो। यानी कि ये क्या हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़। मास, फिजिकल क्वांटिटी, वेट, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप इसे मेजर कर पाते हो। तो जिन भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाती हैं। सो द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, ये सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ही होती हैं। चलिए, वॉल्यूम की सबसे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन देते हैं। पिछली क्लास में तो हमने करा ही था। तो वॉल्यूम इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप, है ना। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही तो उसकी वॉल्यूम स्पेसिफाई करती है ना। जैसे मैं बात करूँ मैं अपनी वॉल्यूम की, तो मैं कितनी जगह घेर रहा हूँ अपने रूम में, वो मेरी वॉल्यूम हो गई।
फॉर एग्जाम्पल 2 शू बॉक्सेज, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, 2 शू बॉक्सेज टुगेदर हैव ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल बॉक्स, है ना। अगर 2 बक्से हैं तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, 1 बक्सा है तो ऑब्वियस ही बात है उसका वॉल्यूम कम होगा एज़ कम्पेयर टू 2 बक्सा। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास में हम बात करेंगे इरेगुलर सॉलिड्स, यानी डिफरेंट अलग अलग शेप्स हैं अगर सॉलिड की, तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे उसकी वॉल्यूम को। देखो, एक सिंपल सा मेथड, बिल्कुल सरल सा मेथड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी आप समझ सकते हैं। आर्किमिडीज ने ये कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालते हैं तो उतना ही वॉल्यूम, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट डाला उसका वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उतना ही 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी भी डिस्प्लेस हो जाएगा, पानी भी बाहर आ जाने वाला है, या उसकी वॉल्यूम राइज कर जाएगी पानी की। आप यहाँ पर कंटेनर में देख रहे हैं, तीन कंटेनर देख रहे हैं। पहले वाले केस में क्या हुआ, आपने उसके अंदर एक कॉर्क डाल दिया, और कॉर्क डालने के बाद क्या होगा, बायोंसी उसे फ्लोट करवाना चाहती है और ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ लाना चाहती है, वेट नीचे लगेगा, बायोंसी उसे ऊपर की तरफ पुश करना चाहती है। तो कहा यह जाता है जब आप इस ऑब्जेक्ट को इस टम्बलर में डालेंगे तो ये जो पानी होगा डिस्प्लेस होगा, उसकी जो रीडिंग होगी वो चेंज होगी। अब जो भी रीडिंग चेंज आई है ना बेटा, वही होगा वॉल्यूम जो आपने ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला था। So when a solid object is immersed in water, the amount of water that is displaced by the object is equal to the volume of the object. जितना पानी डिस्प्लेस कर गया वो ही उसका वॉल्यूम होने वाला। तो पहले केस में आप देखो, यहाँ पर देख सकते हो रीडिंग कहाँ पर है, मान लो ये रीडिंग यहाँ पर है इनिशियली, लेकिन जब आपने उसे डिप कर दिया, जैसे कॉर्क में अलग रीडिंग थी, वुड में अलग रीडिंग थी, एल्युमिनियम में देखो कितनी रीडिंग आ गई, एल्युमिनियम में इतनी रीडिंग आ गई, और वुड में कितनी रीडिंग है, चेंज इतनी रीडिंग आ गया, और देखो कॉर्क में तो बिल्कुल हल्का सा रीडिंग आया। क्यों आया भाई ऐसा रीडिंग, क्योंकि जो आपका कॉर्क था उसकी वॉल्यूम आपकी कम थी, वुड की ज़्यादा थी, और एल्युमिनियम की भी और ज़्यादा हो गई, उसी वजह से उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा डिस्प्लेस कर गया। सो डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस कर सकता है। मान लीजिए वी कैन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल रॉक, एक छोटा सा पत्थर लेके आए, आप ऐसे उठा लिए हैं, आप घर पे भी ट्राई कीजिएगा, एक ग्लास लीजिएगा, शीशे का होना चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हो, रीडिंग भी मार्क कर लीजिएगा उस पर, या बीकर अगर आपके घर पे वो बीकर भी ले सकते हैं, तो उसमें वो छोटा पत्थर डाल दो, पहले पानी भर दो, इनिशियली रीडिंग नोट कर लो जब आपने पत्थर उसके अंदर नहीं डाला, मान लीजिए वो 20 ml थी, फिर उसके बाद आपने पत्थर को डाला, वो 30 ml हो गई, तो 30 माइनस में 20 कितना हो गया, 10 ml हो गया। सो 10 ml विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड। तो इस तरह से आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखो करके बताता हूँ मैं आपको। कंसीडर अ रॉक दैट इज इंसर्टेड इनसाइड द वाटर, आपने उसके अंदर डाल दिया। वेन एवर यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर कंटेनिंग वाटर, द वॉल्यूम लेवल गोज अप, है ना, वॉल्यूम लेवल ऊपर चला जाएगा। पहले इनिशियल रीडिंग नोट कर लो, फिर जो फाइनल रीडिंग थी वो नोट कर लो, वो क्या बजाएगा, आपकी वॉल्यूम बता देगा। अब देखो, लेट्स से दैट आफ्टर वी ऐड द रॉक द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज टू 27.5 ml। पहले कितना था 20, उसके बाद कितना हो गया, वो 27.5 हो गया। तो 27.5 माइनस में 20 कितना आ गया, 7.5। तो 7.5 जो डिफरेंस आया वो आपका क्या हो गया, रॉक हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 7.5 ml। जो रॉक की वॉल्यूम हो गई वो कितनी हो गई बेटा आपकी, 7.5 ml। तो इस हिसाब से आप किसी भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को मीज़र कर सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही ये बेस्ड था। सो आपने सॉलिड का इरेगुलर शेप था उसको मीज़र कर लिया, रेगुलर शेप का आपको पता ही उनके फिक्स फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मीजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, अ लिक्विड टेक्स द शेप, आपको वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मीज़र करना है ना, लिक्विड का मीज़रमेंट करना है। तो आपको पता है लिक्विड जो होता है वो कंटेनर की ही शेप ले लेता है। आपने अगर उसे ग्लास में डालेंगे, आप उसे कटोरी में डालेंगे, आप उसे किसी और बीकर में डालेंगे तो उसी का वो शेप ले लेता है। तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड आप आराम से लिक्विड को तो आराम से मीज़र कर सकते हो। आपने देखा पेट्रोल पंप पर तो अभी तो पाइप हैं, आप उसे सीधा टंकी में डाल के पेट्रोल भर देता है वो, लेकिन इनके लीटर्स भी होते हैं। आप पेट्रोल पंप पे देखिएगा लीटर्स रखे होते हैं, है ना, जिनसे पेट्रोल नापते हैं, और उनमें मीज़रमेंट होती है, वो मीज़र कर लेते हैं भाई कितना पेट्रोल हमने दिया है एक्चुअली में। मीजरिंग कैन करें, सिलेंडर्स बात करें, बोटल्स पे भी होता है ना, बोटल्स पे यहाँ पर मार्किंग होती है ऐसे ऐसे करके, जो जिम वाली बोतल होती हैं जिन्हें आपको मीज़र करना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर मार्किंग्स होती हैं कि भाई इतना 100 ml हो गया, 200 ml हो गया, 300 ml हो गया, 400 ml हो गया। तो कुछ इसी तरह से आप लिक्विड को तो आराम से मीज़र कर ही सकते हो। आपको देखो डायग्राम में भी दिखाऊंगा, जो रीडिंग्स होती हैं ना वो सरफेस, सिलेंडर की सरफेस पर होती हैं, जो भी आप मीज़र करना चाहते हैं, और आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मीजरिंग जार आपको दिखाई दे रहा है, मीजरिंग सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, कॉनिकल फ्लास्क आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो 300 ml हो गया, ये 400 ml हो गया, ये 40 ml हो गया। तो ये जो रीडिंग होती है ना, आप इससे बता दीजिएगा कि भाई इसकी कितनी वॉल्यूम हो गई।
आराम सी बात है, लिक्विड में तो आप आराम से फाइंड आउट कर ही सकते हो कुछ इस तरह से। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, आप इस वाले डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम को देखो, है ना, और इस वाले डायग्राम को भी देखो, इसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन है। कभी मैं अगर एंगल से देखूंगा, मान लो ऐसे करके देख रहा हूँ मैं रीडिंग, मैं ऊपर से रीडिंग देख रहा हूँ, मैं सामने से रीडिंग देख रहा हूँ, तो मुझे अलग अलग रीडिंग नज़र आती है। इस फिनोमेना को हम पता है क्या बोलते हैं, पैरेलक्स एरर बोलते हैं। तो जब भी आप रीडिंग मैनुअली लेते हैं, भाई टेस्ट ट्यूब देख के ले रहे हैं कि भाई कितनी वॉल्यूम इसकी आ गई, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। क्यों? इस टाइप के एरर्स को हम पैरेलक्स मेथड बोलते हैं, कि भाई एरर बोलते हैं कि हम उसे कहाँ किस पोजीशन से देख रहे हैं उसकी रीडिंग को। अगर हम सामने नॉर्मली देखते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर उसकी सरफेस के, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग दिख जाएगी। ऊपर से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगी, नीचे से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगी। सो पैरेलक्स एरर हैपन व्हेन यू रीड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट अ हाइट ऑफन हायर और लोअर देन योर आई लेवल। जो आपका आई लेवल है, कभी ऊपर से देख रहे हो, कभी उसे नीचे से देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको रीडिंग जो है वहाँ पर अलग अलग नज़र आती है। आप देखिए यहाँ पर देखो, बिल्कुल सामने से देखे आप, सामने से देखा तो कितना आया आपका 19.70 ml, ऊपर से देखा तो 19.62 ml आ गया, नीचे से देखा तो 19.82 ml आ गया। समझ रहे हो? तो इसी वाले एरर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलक्स एरर बोल सकते हैं। मेजरमेंट मेड बाय व्यूइंग द पोजीशन ऑफ some marker relative to something to be measured are subject to parallax error। ठीक है, if the marker is some distance away from the object of measurement and not viewed from the correct position। अगर आपने करेक्ट पोजीशन नहीं ली, मार्कर उस आपने अच्छे से नहीं देखा, तो आपसे होगी मिस्टेक और आप उसकी वॉल्यूम करेक्टली बिल्कुल भी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो वॉल्यूम के बारे में एरर भी आपको मैंने बता दिया, लिक्विड की वॉल्यूम आप कैसे मेजर करोगे, सॉलिड की वॉल्यूम आपको कैसे मेजर करनी है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया, है ना। अब अगर आपको एरिया को मेज़र करना है, ये कैसे मेज़र करेंगे? और मैं कोई रेगुलर शेप्स की बात नहीं कर रहा। रेगुलर शेप के तो आपको एरिया पता है, रेक्टेंगुलर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो साइड इंटू साइड होता है। तो रेगुलर शेप तो आराम से आपको पता है कुछ इस तरह से। अगर मैं बात करूँ एक अर्थ है या एक स्फेयर है, स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सबके एरिया फिक्स्ड होते हैं रेगुलर शेप के लिए। तो अगर मैं एरिया बताऊं, एरिया क्या होता है, सो द टोटल सरफेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है, सरफेस जो उसका सरफेस है ना ऑब्जेक्ट का, वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे ये बोतल है, बोतल का एरिया क्या होगा, ये सिलेंड्रिकल तो नहीं है, इरेगुलर शेप है, फिर भी आप ये देखिएगा जो आउटर बाउंड्री होगी ये कितना एरिया कवर कर रही है ना, और जो इसके अंदर चीज़ फिल करी गई वो क्या होगी, उसकी वॉल्यूम होगी। समझ में आई मेरी बात? चलिए, एरिया ऑफ सम रेगुलर शेप तो आपको पता ही है, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया निकालने के लिए लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का। स्क्वायर का होगा लेंथ इंटू में लेंथ, यानी साइड इंटू में साइड आप करके स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो आपको पता ही है, मैथ्स के फॉर्मूले हैं जनरल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर्कल का πr² होता है, पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, 3.1 जैसे आप बोलते हैं, 3.14 बोल सकते हैं, 22/7 बोल सकते हैं। तो यहाँ से सर्कल का भी निकल जाता है एरिया। स्फीयर का क्या होता है, 4πr²। लेकिन अब बात यह आती है इरेगुलर शेप्स का आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर सबने देखा होगा, तो ग्राफ पेपर का थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको आसानी मिले। छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना ग्राफ में, एक तो ये तो एक बड़ा बॉक्स हो गया, इसके अंदर भी छोटे छोटे डब्बे होते हैं, और जनरली ये छोटा जब डब्बा जो होता है इसका एरिया कितना होता है, 1 mm²। क्यों बोला, क्योंकि जो लेंथ होती है 1 mm और 1 mm होती है, 1 mm बाय 1 mm, तो कितना आ गया आपका एरिया, 1 इंटू में 1 करके 1 mm²। और अगर मैं इस पूरे स्क्वायर की बात करूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक हो गया, कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक साइड में 5 बॉक्स आते हैं, और इधर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और इस साइड भी कितने आते हैं, 5 बॉक्स। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? 5 बॉक्स इधर हैं और 5 बॉक्स इधर हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी आप एरिया निकाल सकते हो। और जब हमने पूरा बड़ा एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये पूरा का पूरा स्क्वायर जिसमें 4 छोटे स्क्वायर हैं, तो बेटा ये कितना बनता है एरिया इसका, 1 cm² बनता है, क्योंकि इतना लेंथ कितना होता है 1 सेंटीमीटर का, और ये कितना हो गया आपका 1 सेंटीमीटर का। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर में 10 mm होंगे, और आपको पता है एक छोटा बॉक्स कितना होता है, 1 mm 1 mm 1 mm, ऐसे काउंट करोगे ना तो 10 ही आएंगे बॉक्स छोटे, 10 ही इधर बॉक्स छोटे आएंगे। तो ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 cm² बन जाता है। तो छोटे वाला सबसे जो स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है 1 mm², और जो सबसे बड़ा स्क्वायर होता है उसका एरिया कितना होता है, 1 cm²। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए, अब
एक मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल था, आपको कुछ इस तरह से दे रखा था, ट्रायंगल आपने ग्राफ के ऊपर रख के देखा। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसमें ना जितने भी बड़े स्क्वायर आपको दिखते हैं वो काउंट कर लो। कितने दिखाई देते हैं? 1 2 3। कितने दिखाई देते हैं? 1 2 3। ये बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो इसका मैंने बड़े वाले का कितना बताया था आपको? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं? ये बड़े स्क्वायर है ना, सो 3 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब छोटे वाले काउंट करो, हाफ वाले। हाफ या हाफ से बड़े वाले काउंट करने होते हैं। तो ये कितना है? हाफ हो गया एक, ये एक हाफ हो गया। तो हाफ हाफ कितना हो गया? ये पूरा 1 हो गया एक, और एक और हाफ बचता है। यानी टोटल कितने हो गए? 3 तो बड़े बड़े थे जो आपको फुली दिखाई दे रहे थे, और 3 छोटे थे जो आधे आधे थे। तो छोटे आधे आधे कितने हो गए? 1.5 हो गए। तो टोटल स्क्वायर कितने नज़र आते हैं आपको? 4.5। तो आपका एरिया कितना हो गया बेटा? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से आप बॉक्सेस को काउंट करके एरिया बता सकते हैं, और यहाँ एरिया निकल के आता है आपका 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या करा? पहले तो जो फुली स्क्वायर है उन्हें काउंट करा, 1 2 3, और फिर जो आधे आधे, आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया, तो 4, और ये आधा और भी था तो 4.5 हो गया। और एक बड़ा स्क्वायर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से ग्राफिकल मेथड से आप एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट ऑफ एरिया, एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? सो मीटर स्क्वायर आप बोलते हो। मीटर मैंने बताया था पिछली क्लास में, एसआई सिस्टम में बोलते हैं मीटर, लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और स्क्वायर मीटर बोलेंगे, यानी मीटर स्क्वायर बोलो, स्क्वायर मीटर बोलो, दोनों ही बात सेम है, क्योंकि आप दो लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें, 1 मीटर इंटू में 1 मीटर कितना आ गया? 1 मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग इट्स लेंथ एज 1 मीटर। अगर एक स्क्वायर का जो लेंथ 1 मीटर है उसका आप एरिया निकालना चाहते हैं तो उसका एरिया आएगा 1 मीटर स्क्वायर। ऐसी वॉल्यूम की यूनिट क्या होती थी? मीटर क्यूब। चलिए अब कुछ और छोटी और बड़ी यूनिट भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो डेका मीटर स्क्वायर जो होता है, यानी डी, ये जो हम बोल रहे हैं डेका मीटर स्क्वायर, ठीक है, डेका मीटर डीएम स्क्वायर आप बोल सकते हो। ये बहुत छोटा होता है, इसका एरिया बहुत कम होता है। देख रहे हो कितना छोटा सा एरिया है। अगर 1 डेसीमीटर इधर की लेंथ है, 1 डेसीमीटर इधर की लेंथ है, तो आपका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 1 डेसीमीटर स्क्वायर। अभी हम क्या बात करें? डेकामीटर की। तो अगर 1 डेकामीटर इधर है, 1 डेकामीटर उधर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आपके पास 1 डेकामीटर स्क्वायर एरिया आ जाने के वाला है। हेक्टेयर की बात करेंगे, हेक्टेयर और बड़ा होता है, और स्क्वायर किलोमीटर भी और ज़्यादा बड़ा होता है। तो तीनों मल्टीपल्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले डेकामीटर स्क्वायर की बात करते हैं। डेकामीटर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 1 डेकामीटर। और एक डेकामीटर में ध्यान रखिएगा, डेका मतलब होता है 10। एक डेकामीटर में 10 मीटर्स होते हैं। सो अगर आप खुद भी देखें, एक डेकामीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, इट विल बी इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि एक डेकामीटर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा, फिर से बता रहा हूँ। 1 डेकामीटर जो हमारे पास होता है, ठीक है, हम 1 डेकामीटर किसके बराबर होता है? 10 मीटर्स के बराबर होता है। और अगर मैं 1 डेकामीटर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू में 10 हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। यानी एक डेकामीटर स्क्वायर में कितना होता है? 100 डेकामीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाती है। चलिए अब बात करते हैं हेक्टेयर की। बेटा हेक्टेयर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 100 मीटर। अगर एक ऐसा स्क्वायर है जिसका जो लेंथ है 100 मीटर के बराबर है, 100 मीटर 100 मीटर 100 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया? हमारे पास ये आ गया 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 10⁴ मीटर स्क्वायर। सो एक हेक्टेयर थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है। एक हेक्टेयर भी एक एरिया होता है, लेंथ नहीं होता। और एक हेक्टेयर में कितना होता है? 10⁴ मीटर स्क्वायर आप यहाँ पे बोलिएगा। अब बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर की। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो एक ऐसा स्क्वायर जिसकी लेंथ जो है 1000 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर हो गई। तो 1000 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर आपके पास आ गया 10⁶ मीटर स्क्वायर। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में होगा 10⁶ मीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁶ मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाने वाला है। क्लियर होती है मेरी बात? किलोमीटर स्क्वायर बता दिया मैंने, डेकामीटर स्क्वायर बता दिया, और आपको साथ ही साथ हेक्टेयर भी बता दिया।
तो बेटा इनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ही आप न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर पाएंगे। सब मल्टीपल्स यानी और छोटे मल्टीपल्स भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, सब मल्टीपल्स कैसे बोल सकते हैं? स्क्वायर डेसीमीटर। अब देखो डीएम स्क्वायर जो हम बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 1 डेसीमीटर। अगर 1 डेसीमीटर के बराबर होगा, 1 डेसीमीटर मतलब क्या होता है? 10 सेंटीमीटर। एक डेकामीटर क्या होता है? 10 मीटर्स के बराबर। 1 डेसीमीटर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, सो 1 डेसीमीटर विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर। सो 10 इंटू में 10 करा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वहां पर वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट यहाँ पर बोल सकते हैं, ये याद भी रख सकते हैं, 1 डेसीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस में 2 मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कीजिएगा और वैल्यू पाइएगा। क्लियर होती है मेरी बात? अब एक और स्क्वायर सेंटीमीटर भी आ सकता है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर का कोई स्क्वायर है जिसकी लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर से आप एरिया निकाल सकते हो। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखो बता देता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमारी कक्षा में 1 सेंटीमीटर की बात करें या 1 मीटर की बात करें, सो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए? 10 टू द पावर माइनस में 2, क्योंकि 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? ये 100, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर माइनस में 2 मीटर। समझ में आई मेरी बात? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। आंसर क्या आ गया? 10 टू द पावर माइनस में 4 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं 10 टू द पावर माइनस में 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो कुछ इस तरह से अलग अलग यूनिट होती हैं। एक और आ गई एमएम की बात, और मैं बता दूं 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। ठीक है, सो 1 mm में कितने होंगे? 10 टू द पावर माइनस में 3 मीटर। सो 1 mm स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस में 6 मीटर स्क्वायर। 1 mm स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस में 6 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, और भी कुछ यूनिट है, जैसे 1 एकड़ होती है ना, जो फार्मिंग लैंड होती है, एकड़ में नापी जाती है। 1 एकड़ इज इक्वल टू 4056.856 मीटर स्क्वायर। वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 1 स्क्वायर फीट यानी 1 फीट स्क्वायर अगर है तो उसका मतलब क्या होता है? कितने मीटर स्क्वायर होंगे? 0.09290 मीटर स्क्वायर होंगे। 1 स्क्वायर यार्ड कितना होता है? 0.836 मीटर स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली बराबर, या बोल सकते हैं 0.84 मीटर स्क्वायर भी। ठीक है, सो 1 स्क्वायर यार्ड, 1 स्क्वायर फीट, 1 एकड़ में क्या क्या मीटर स्क्वायर होते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसकी वैल्यू को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने करा। हाउ कैन वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जितना आप आगने इरेगुलर सॉलिड को अगर आपने लिक्विड के अंदर डाल दिया तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा। आप डिस्प्लेस रीडिंग नोट कीजिए, इनिशियल रीडिंग नोट कीजिए, और दोनों को माइनस करके आप इरेगुलर शेप की वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज एन इरेगुलर शेप, अ स्टोन फॉर एग्जांपल, इट्स वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज। वन इज बाय यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर एंड द अदर बाय यूजिंग अ ओवरफ्लो जार। ओवरफ्लो जार भी यूज कर सकते हैं, जिसमें पानी बाहर निकलेगा, जितना पानी बाहर निकला उसे मेजर कर लो, वो भी करेक्ट मेथड है। Measurement of volume of irregular solid bodies both heavier and lighter than water include this soluble in water by displacement of water or other liquids। जब डिस्प्लेस करेगा पानी, जितना डिस्प्लेस करेगा उसको मेजर कर लीजिए, मजे ही मजे। चलिए पैरेलक्स एरर की हमने बात करी थी। तो पैरेलक्स एरर क्या होता है? इज एन एरर इन रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट। जब आप रीड करते हैं, अलग अलग पोजीशन से रीड करोगे तो अलग अलग रीडिंग आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर करेक्ट पोजीशन के बिल्कुल नॉर्मली आप होने चाहिए, मतलब अगर ये रीडिंग है तो उसके बिल्कुल सामने आप होने चाहिए। अगर हैं तो आप करेक्ट मेजरमेंट कर लेंगे, वरना दिक्कत होगी। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया इन इंडिया, द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया इन इंडिया वॉज 83287259 एज ऑफ 2018। मतलब इंडिया का जो सरफेस एरिया था वो इतना था। द वॉल्यूम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 1260 यानी 1260 सेंटीमीटर क्यूब इन मैन। ओ बेटे 1130 सेंटीमीटर क्यूब इन वुमेन। हल्का सा छोटा है वॉल्यूम, लेकिन मुझे लगता है वुमेन की वॉल्यूम, दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है तो उस विषय में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चैलेंज ऑफ द डे ये है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक 5 मीटर, 2.5 मीटर एंड 1.25 मीटर दे रखी है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखा है। आपको एरिया निकालना है वाटर टैंक का, और साथ ही साथ मीटर स्क्वायर में निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। यूनिट का ध्यान रखिएगा, जब आप मीटर स्क्वायर में एरिया निकालेंगे तो मीटर में रहेंगे यूनिट्स। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर कन्वर्ट कीजिएगा पहले, उसके बाद उसे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, समझ में आती है मेरी बात?
चलिए आज की क्लास में हमने क्या क्या बातें देखी, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड, मेजरमेंट ऑफ एरिया करा। तो भाई आज की क्लास मज़ेदार रही और मज़ेदार तरीके से मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से मज़ेदार शॉर्ट वीडियोस लेके मैं आता रहूँगा और बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाय, टाटा, टेक केयर।